हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। इन्होंने हाल फिलहाल में एस्कॉर्ट्स के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे कि ये फार्मर्स को अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी का ओवरव्यू लें तो ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है इंडिया का, जिसका कि हेडक्वार्टर पुणे में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़, जो कि इसको लार्ज कैप कंपनी बनाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 18% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स और म्यूचुअल फंड के पास, 17% प्रमोटर के पास और 14% के आसपास का हिस्सा रिटेल शेयर होल्डर के पास है। पिछले 6 महीने का हम पैटर्न देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और प्रमोटर ने इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, रिटेल और म्यूचुअल फंड ने थोड़ी कम की है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये एक वन ऑफ दोज कंपनीज है जो कि जिसका कि प्रॉफिट लगातार बढ़ा है और पिछले साल अगर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। हालांकि एनपीए का बढ़ना थोड़ी सी चिंता की बात है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च के क्वार्टर से बड़े हैं, और अगर जून से भी कंपेयर करें तो वो परसेंटेज टर्म में बड़े हैं। तो इनकी कमेंट्री में भी यही था कि ग्रॉस एनपीए जो एडवांसेस के परसेंटेज अगर लें तो 2.88% हो गए हैं, जो कि पिछले साल 2.53 थे। हालांकि नेट एनपीए की बात करें, जो कि बैड लोन्स हो चुके हैं, उसमें पिछले साल परसेंटेज टर्म में 0.02% की कमी आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें लेटेस्ट न्यूज की, तो बैंक ने एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि वो फार्मिंग कम्युनिटी को अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर सकें। और बैंक और एस्कॉर्ट्स का ये मानना है कि वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे ताकि वो इन कस्टमर्स की यानी कि फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड्स को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकें अपने फाइनेंशियल प्रोग्राम को। इसके अलावा जो उनका एस्कॉर्ट्स का मेन एम है, वो चाहते हैं कि वो फार्मर्स को एनकरेज करें कि वो मॉडर्न इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़ सकें। और इंडसइंड बैंक की पेनिट्रेशन को वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडसइंड का अगर देखा जाए तो उनका रूरल कस्टमर पे बहुत अच्छा थ्रू आउट इंडिया पेनिट्रेशन है, और एस्कॉर्ट्स का ये मानना है कि वो हेल्प करेगा उनको इस टारगेट को अचीव करने में, और इससे कि फार्मिंग कम्युनिटी को काफी हेल्प होगी। इसके अलावा उनका ये मानना है कि ये पार्टनरशिप है जो दो कंपनीज के बीच में, उससे ट्रांसपेरेंसी बनेगी और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से फार्मर को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल पाएंगी। और ये एक बहुत जरूरी इनिशिएटिव भी था इन ए वे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज भी जो फार्मर्स हैं हमारे, वो मेजोरिटी ऑफ जो लोन्स है वो अदर देन बैंक से लेते हैं, यानी कि बैंक की बजाय वो दूसरे, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई या गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, उनके पास रफली वो 70% लेते हैं, जो कि उनको ज्यादा रेट पे मिलता है और लोकल लैंडलॉर्ड उनको हरास भी करते हैं। तो आई एम श्योर कि ये इनिशिएटिव फार्मर्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अब अगर हम बात करें कि भाई ओवरऑल इंडसइंड बैंक में हमें इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो हम थोड़े से प्रोज कॉन्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस देखें तो इस साल में मोटा मोटी ये 15% तो बढ़ा है, 15 से 16%। लेकिन अगर हम इसको निफ्टी 50 इंडेक्स से या बैंक इंडेक्स से कंपेयर करें तो ये अंडर परफॉर्म किया है इसने। और अगर हम 3 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट है। इसमें एक 4% का मूव कल आया, लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। हालांकि एक साल में 70% बढ़ा है, लेकिन उसका रीजन ये है कि कोविड के टाइम पे ये बहुत ज्यादा नीचे तक चला गया था। एक टाइम पे तो ये 235 236 तक चला गया था, तो लो बेस की वजह से बढ़ा है। लेकिन वहीं 3 साल की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये 45% नीचे गिरा है। तो अभी इस पे ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं? ब्रोकरेज फर्म्स तो इसमें कह रही हैं कि भाई ये अगर हम देखा जाए लेटेस्ट ब्रोकरेज फर्म का डेटा, तो ये रफली इसको बताया जा रहा है कि 1137 रुपए से लेकर 1375 रुपए तक के टारगेट वो दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर मोटा मोटी एवरेज देखी जाए तो ये जो प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज फर्म है, ये 1280 दे रही है। तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 1280 1300 तक जाना चाहिए इसका प्राइस, जो कि आज के करंट प्राइस से रफली 25% है। तो 10 से 30% का
ब्रोकरेज हाउस उम्मीद लगा रही है इसमें गेन, तो अगर हम एवरेज लें 20 से 25% तो भी ये 1300 तक जा सकता है। अगर हम प्रोस की बात करें तो बुक वैल्यू बहुत ही रीजनेबल है इसकी बैंक की। इसके अलावा इनकी कैपिटल आई मीन बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी लगती है। प्रोविजन इन्होंने काफी सफिशिएंट रखे हुए हैं। ग्रोथ आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है। इसके अलावा इनका जो कॉरपोरेट लोन्स में एक्सपोजर है वो इम्प्रूव हो रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग पाइपलाइन कम दिखती है, जिससे लगता है कि ये क्रेडिट कॉस्ट इनकी मैनेजेबल रहेगी और बिजनेस जैसे कोविड के बाद नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहा है तो इनको फायदा होगा। तो ये तो सब पॉजिटिव है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो अगर इकोनॉमी में स्लो रिकवरी होती है तो वो इनके अगेंस्ट जाएगा। कोविड 19 की वजह से जो भी स्लिपेजेस हो सकती हैं वो इनके अगेंस्ट जा सकता है। इसके अलावा जो इनके कॉर्पोरेट लोन है वो कुछ इनका बीबी रेटेड कंपनीज को इन्होंने दिया हुआ है या उससे भी नीचे, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है जो कि इनकी अर्निंग को इम्पैक्ट कर सकता है। हालांकि अभी Q1 की अगर हम स्लिपेजेस की बात करें तो वो मोस्टली रिटेल और एसएमई लोन्स की थी, जो कि सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक की वजह से आई, तो वन ऑफ मान सकते हैं। अब जैसे जैसे चीजें इंप्रूव हो रही हैं तो आई थिंक वो सेक्टर में इनको अच्छा करना चाहिए। इसके अलावा लोग ये कंसर्न है कि भाई इनका एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया में, तो वो एक्सपोजर इनका रफली 3300 करोड़ का है, लेकिन उसमें से अगर फंडेड पोर्शन देखें तो 1/3 है, यानी कि 1100 करोड़ के आसपास का। और उसके ऊपर इन्होंने काफी अच्छी प्रोविजनिंग कर रखी है। 50 to 70% कंपनी बोलती है कि वो बिल्ड करेंगे अपने प्रोविजन। तो मुझे ये लगता है कि इन्हें वे, अगर देखो वोडाफोन के साथ सबसे ज्यादा इंपैक्टेड प्लेयर हैं आईडीएफसी बैंक और यस बैंक, और इसके अलावा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर कुछ करती है उनके लिए पॉजिटिवली, जिसकी उम्मीद है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए कोई रिलीफ पैकेज जल्दी ही आएगा, तो इन सब रिलेटेड बैंक्स को फायदा होगा। और उस केस में इंडसइंड बैंक के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ये वेल कवर्ड है अपने प्रोविजन के वजह से, तो ये प्रोविजन रिलीज कर पाएंगे अगर इनको रिकवरी होती है। और अगर मान लो कि वर्स्ट केस में नुकसान हो जाता है और वोडाफोन की रिकवरी नहीं होती, तो इन्होंने काफी अच्छा प्रोविजन कर रखा है। तो उस केस में जितना नुकसान और बैंक्स को होगा, यानी कि यस बैंक को या आईडीएफसी बैंक को, उतना मेरे हिसाब से इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रोविजन अच्छे से कवर्ड है। तो ये ओवरऑल प्रोज कॉन्स थे। तो मुझे अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में ज्यादा मूव नहीं दिखाया है, वहीं जहां पे और बैंक्स ने अच्छा मूव दिखाया है इस पीरियड में, तो इसके पास पोटेंशियल है 20 से 25% का। तो मुझे अगर मैं अपने लिए इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं इसको बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी में रखूंगा। अगर ये नीचे गिरता है या इवन करंट लेवल पे, थोड़ा सा मैं इसको लेना शुरू करूंगा, और अगर गिरता है तो और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 1300 रुपए तक का इसका प्राइस नियर फ्यूचर में जा सकता है। बट अगेन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर ये होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ इसके बारे में सोच रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी और फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी कोई डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।